हाँ जी, तो 5 साल बाद आरबीआई ने रेट कट किया, लेकिन वो रेट कट का कोई मार्केट में असर नहीं हुआ। एक तरह से एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा और जो आ गया। लेकिन मार्केट को निराशा कहाँ हुई? मार्केट को निराशा वो हुई कि काफ़ी सारी लिक्विडिटी के जो प्रोविज़न वो ला ला सकते थे, वो लाए नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में। यू नीड अ गुड लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस मार्केट अप। और वो नहीं आया और उसके वजह से मार्केट देखो धीरे-धीरे सरकने लगा। सो एक तरह का नो इवेंट हो गया। हाँ, ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, 25 बेसिस पॉइंट कट किया, चलो एक रेट कट की रिज़्यूम चालू हुई, लेकिन आरबीआई ने बोला भई ये तो न्यूट्रल, हमारी पॉलिसी तो न्यूट्रल है, यानी ओवरऑल न्यूट्रल स्टांस लिया है और अकोमोडेटिव स्टांस लिया है। तो दोनों में डिफरेंस है। अकोमोडेटिव यानी आगे जाके रेट कट्स और ज़्यादा हो सकते हैं एंड वो सब, लेकिन न्यूट्रल लिया है तो अभी भी उनको इन्फ्लेशन का डर है कि भई यहाँ से इन्फ्लेशन वापस इंच अप हो सकता है। वही डर से उन्होंने नहीं किया। और दूसरा, हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे वो बात अलग है, लेकिन रूपी डेप्रिशिएट होते जाए तो जितना आप रेट कट करोगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रूपी पे आता है। और ये देखते हुए शायद इन्होंने ज़्यादा बोला नहीं होगा, या तो अब ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस नहीं दिया और न्यूट्रल स्टांस ही दिया है, लेकिन मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा। तो आज थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, लेकिन मार्केट में भी काफ़ी सारे स्टॉक, जैसे मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, ट्रेंड, एसबीआई, पीवीआर, फिर एमआरएफ और आईटीसी, इन सब के कुछ स्टॉक्स के देखेंगे क्या है, कैसा रहा रिज़ल्ट। और आपको भी कोई भी क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर एक-एक क्वेश्चन लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, तो बिना भूले डाल देना। और जैसे मैंने वो पिन किया है एक मैसेज, अगर आप चाहते हो हमारी डेली आउटलुक आपको मेल पे आए और वीकली आउटलुक जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वहाँ क्लिक करके ज़रूर आपकी ईमेल आईडी दे देना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और मार्केट में जैसे थोड़ा आरबीआई पे बात करें, तो आरबीआई की पॉलिसी से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। बैंक्स को थोड़ा फ़ायदा होगा। आज बैंक ठीक है गिर गई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थे, वो आया नहीं, लेकिन ओवर द टाइम बैंक्स को फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा। ओवरऑल जैसे नो गवर्नर ने बोला है कि भई आगे जाके जिस तरह से रेट कट वो इनकम टैक्स में 12 लाख की जो लिमिट बढ़ाई, उससे भी काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन शायद बनने की संभावना है, वो भी एक उनको डर था, लेकिन कंज़म्पशन शायद होगा। तो रेट सेंसिटिव काफ़ी होते हैं ना, जैसे व्हीकल लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं, कंज़्यूमर फाइनेंस और वो सब कंपनीज़ को भी डायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो ये सिंपल रेट कट के अभी एक काम करते हैं, आज थोड़ा हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं ट्रेंड के बारे में भी, ट्रेंड का कैसा रहा रिज़ल्ट। ट्रेंड का ओवरऑल देखो, वो कहते हैं ना कि आप सचिन तेंदुलकर हो ना, तो आपसे आशा भी वैसी रखी जाती है। तो वही होता है ट्रेंड के साथ कि भई वो है सचिन तेंदुलकर, ये रिटेल का। और सचिन तेंदुलकर उनको भी आशा बहुत होती है कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करें। थोड़ा भी नीचे करेंगे, ये स्टॉक की धुलाई-पिटाई हो जाएगी, और वही चीज़ हो रही थी कल भी और आज भी। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसका ट्रेंड का देखूँ तो ओवरऑल आज थोड़ा रिस्पाइट हुआ, 3% अप था, लेकिन कल बहुत गिर गया था। एंड द रीज़न इज़ सिंपल, क्योंकि आप जो अभी कौन-से पी पे चल रहे हो, 130 के पीई पे चल रहे हो। 130 का पीई कम पीई नहीं होता, तो कितना भी अच्छा रिज़ल्ट ले लो, अगर थोड़ा भी मिस होगा तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, उन्होंने अगर देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ 37% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। ओके, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया है। इवन द मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आया था, एसएसएसजी में यानी सेम स्टोर ग्रोथ में थोड़ा कम आया, तो वो हाई सिंगल डिजिट पे ग्रोथ आया, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बेसिकली डबल डिजिट में ग्रोथ हो। तो नॉर्मलाइज़ेशन है, थोड़ा डबल डिजिट के ग्रोथ से सिंगल डिजिट ग्रोथ पे, और वो मार्केट को पसंद नहीं आया। ठीक है, वो 25% से हमेशा हेल्दी क्वार्टर टू क्वार्टर हमेशा यानी 20% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट हमेशा देता है, लेकिन जैसे वो सिंगल डिजिट में ग्रोथ में आ जाता है, तभी आपको वो हो जाता है कि भई ये टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। किसी भी एंगल से देखो, करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 41 टाइम्स, ईवी बाय एबिटा 66 टाइम्स, और ये सब चीज़ें होती है ना, तब मार्केट को वही रहती है कि भई सचिन तेंदुलकर है, तो भई सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना पड़ेगा। ट्रेंड आज थोड़ा मिस है, लेकिन इन सब स्टॉक्स में अगर आप देखो, ये 34% अपने टॉप से गिर चुका है। कभी भी कोई स्टॉक है ना 40-50% से ज़्यादा है, तो आप थोड़ा देख सकते हो, उनका मार्जिन भी थोड़ा हिट हुआ, क्योंकि वो लोग है ना अगर जैसे हायर क्वालिटी की ऑफ हायर प्राइसिंग के स्टॉक्स बेचते हैं,
तो स्टॉक्स यानी उनकी जो इन्वेंटरी बेचते हैं, ज़ूडियो एंड ऑल दैट, तो फ़ायदा होता है। लेकिन लोअर लेवल पे जब भी जैसे वो सेलिंग होती है तो उनका मार्जिन इम्पैक्ट आता है। ट्रेंड ऐसा नहीं है, यहाँ से परफ़ॉर्म भी करेगा। आई थिंक यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा तो नो इट विल बी अ गुड स्टॉक टू बी सीन, क्योंकि इसने कंसिस्टेंट परफ़ॉर्म आई थिंक ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है ना, जैसे डीमार्ट को तो कहाँ पीछे छोड़ दिया है। एंड इसलिए तो उनके जो चेयरमैन है उनको डायरेक्टली टाटा सन का चेयरमैन बना दिया नियोल साहब को। लेकिन यस, ओवरऑल ट्रेंड अभी तो थोड़ा कहते हैं ना कि वैल्यूएशन की वजह से नीचे गिरा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर थोड़ा और नीचे आता है ना, नथिंग रॉन्ग इन चेकिंग, बस वही है कि ये हाईली रिस्की स्टॉक है। ये 130 पे क्या वो 70-80 में मिलेगा तो मिल सकता है। देखो ये कभी भी 30-40 के पी पे नहीं आएगा, क्योंकि कुछ स्टॉक है ना वो हमेशा महँगे रहते हैं, ट्रेंड वो कैटेगरी में आता है। अगेन ये सिर्फ़ एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं रिकमेंडेशन देता हूँ तो हमारी सर्विस में ही देता हूँ, प्रॉफिट मल्टीप्लायर, अगर चाहो तो लिंक दिया हुआ है वो देख लेना, लेकिन हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरे स्टॉक हम लोग लेंगे एसबीआई की। एसबीआई का भी रिज़ल्ट 87% धमाकेदार रिज़ल्ट रहा, सब बोलेंगे क्या बात है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन वहाँ है ना एक प्रोविज़न रिवर्सल हुआ था और उसके वजह से ना ये प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ी थी। तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब इस तरह के प्रोविज़न आते हैं, तब ना मार्केट उसको अच्छी तरह से नहीं लेता है। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट बैंक में ग्रोथ अच्छा है, डिपॉज़िट ग्रोथ थोड़ा कम है, ओके, और डिपॉज़िट ग्रोथ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग सभी एंगल से भी बात करें ना, तो रिज़ल्ट ठीक-ठाक ही था, लेकिन वो ये प्रोविज़न की वज़ह से ना मार्केट को अच्छा नहीं लगा। आज अगर ये स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट 1 मिनट, वो भी आज भी 2% गिरा है, कल भी गिरा था। तो वही है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को लग रहा है कि अभी भी स्टॉक नीचे जा, लेकिन पीएसयू में अगर हम लोग बात करें ना, तो ये एक बहुत ही बेटर स्टॉक है जिसने ना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है ओवर द टाइम। So nothing wrong in the stock. The problem only is no we have to understand that नो कि ये स्टॉक उस लेवल पे है जहाँ पे री-रेटिंग होना इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन कोई कंसिस्टेंट रिटर्न की बात करे ना, तो यहाँ से आराम से आ सकता है। अगेन स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस भी उनको एमएफआई लेंडिंग या वो जो होता है ना लो इनकम बेस्ड लेंडिंग में ज़्यादा मिली है। बाकी एनपी एंड ऑल दैट कंट्रोल में है। ओनली एसेट साइकिल ना अभी तो सभी बैंक का है, अकेले ऐसे सिर्फ मैं एसबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी बैंक की भी मैं अगर बात कहूँ ना तो उनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी कंट्रोल है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक। एंड वैल्यूएशन ठीक-ठाक ही है, इतना महँगा नहीं है, अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखूँ, ओके, कंपेयर्ड टू पीयर्स, तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी कितना है? 1.59 है, जबकि आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई उन सबका देखो तो 2 एंड 2 एंड अबव है। आई थिंक आईसीआईसीआई का तो सबसे ज़्यादा 2.5 है। हाँ, लेकिन पीएसयू में अगर आप बात करो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.59 है, इवन आईओबी का 3.41 है। पर उस एंगल में एसबीआई एक ऐसी बैंक है ना जिसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है एंड things are much better for SBI. Again, no, as a investor you can always look this type of stock जो स्टेडी है, लेकिन ये स्टेडी रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ फाड़ के आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि मार्केट कैप भी बड़ा है, ऑलमोस्ट इसका 6,50,000 का मार्केट कैप है, तो धीरे-धीरे बढ़ सके, लेकिन कंसिस्टेंट के लिए आप हमेशा सोच सकते हो। अगेन खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। और तीसरा स्टॉक हम लोग लेते हैं, चलिए हम लोग लेते हैं पीवीआर का। पीवीआर अगर देखो सेम कैटेगरी, ओवरऑल रिजल्ट में तो प्रॉब्लम ही आ जाती है, पता नहीं क्यों है कि उनका काफ़ी हद तक 240 करोड़ का एबिटा काफ़ी शॉर्ट था कंपेयर टू एस्टीमेट। अगेन काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ आती है, लेकिन उस तरह से वो क्रिएट नहीं कर पा रही है बज़। हॉलीवुड मूवी सॉरी, अगर आप इंडियन मूवी में देखो तो पुष्पा एंड ऑल दैट हैज़ डन वेरी वेल। लेकिन तो भी यार ये बिज़नेस तो इतना कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव है, और उसमें अगर आप बात करो ना तो कहाँ इनकी ज़्यादा कमाई होती है, तो वो पॉपकॉर्न्स और ना पेप्सी, समोसा, समोसा 300-300 रुपए के 2 समोसे होते हैं। पॉपकॉर्न ₹250 में, जो घर पे हम लोग ₹20 बना देते हैं वो ₹250 में मिलते हैं। बट एनीवेज़ दिस इज़ हाउ दे अर्न। अगेन धीरे-धीरे बढ़ेगा, कुछ-कुछ हॉलीवुड मूवी से बातें चली है कि नेक्स्ट ईयर वैल्यूएशन वैल्यूएशन तो नहीं, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। लेकिन
कंटेंट में प्रॉब्लम वही होता है कि बॉलीवुड मूवी का काफ़ी लोग तो अभी ओटीटी की राह देख रहे हैं कि पहले से पता है कि भई ती 2 ढाई महीने के बाद ओटीटी में आने ही वाली है। पहले से किससे साइन किया वो भी पता होता है कि ये प्राइम वीडियो में आएगी या नेटफ्लिक्स पे आएगी, तो उस तरह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है। अनलेस अनलेस वेरी गुड मूवी पीपल डोंट देखो हर एक टिकट 250-300 की होती है। जितना एप्री मैं अहमदाबाद में तो मैं तो 250-300 की देख रहा हूँ। ऊपर से भई बच्चे अगर पॉपकॉर्न माँगेंगे, मेरा बेटा तो हमेशा माँगता है, तो भई वो 250-300 और रुपए चले जाते हैं। तो अगर आप बात करो तो 4 में 2 सने तो हम लोग 4 लोगों की टिकट लें तो 1000 प्लस कन्वीनियंस फी, प्लस अगर आप लोग और थोड़ा खाना-पीना है तो 1500 से 2000 का खर्चा हो जाता है मिनिमम। अब वो हर टाइम आप नहीं खर्चा करोगे। ऑफ कोर्स एट अ मिडल क्लास लेवल वन टाइम यू डिड नॉट एवरी टाइम एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ना फेस की अभी क्या हो एक और ब ब अच्छी-अच्छी मूवी आती है ना तो भाई पहले दिन में तो 350-400 रुपए हो जाती है। उस टाइप की टिकट कौन लेगा? कभी-कभी तो 700-800 भी होती है वो जो 3D एंड ऑल दैट होती है। बट ये जो प्रीमियम वर्ज़न है सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते इसलिए आप वन्स अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ जाते हो हर रोज़। पहले जैसे क्या कहते हैं कि वो बालकनी की जब मैं पढ़ रहा था तब तो ₹30 की बालकनी ₹20 की ऊपर थी। तब ऐसे चले जाते थे यार, अभी तो बहुत महँगा लगता है। बट येस और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है पीवीआर, आइनॉक्स का जब मर्जर हुआ था ना बहुत ही आशा थी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना सिनर्जी आनी चाहिए थी, वो आई नहीं है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हर्टिंग पीवीआर। अंडर परफॉर्मर रहा है ओवर द इयर्स एंड आई थिंक आगे जाके भी मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा परफॉर्मेंस आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट पीवीआर। अगर पीवीआर की भी बात करें हम लोग, आज भी 3% डाउन था और पीवीआर देखो तो 37% डाउन है। अगर आपका 3 साल का रिटर्न देखो इसका तो माइनस है 5-12% 5 साल का भी -11% है। तो आप समझ सकते हो कितना अंडर परफॉर्मर रहा है पीवीआर एंड दैट मे कंटिन्यू आल्सो। सो कीप दिस इन माइंड। चलिए अभी फूड स्टॉक लेते हो तो फूड स्टॉक लेते हैं आईटीसी। आईटीसी का भी रिजल्ट आया, ठीक-ठाक रिजल्ट था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो ओवरऑल अगर हम लोग आईटीसी की बात करें तो ये जो मर्जर और उस डीमर्जर की जो बात हुई जहाँ आईटीसी होटल्स शिफ्ट हुआ है अलग से, अभी 170 के आस-पास चला था। बातें चली कि वो 200 के ऊपर लिस्ट होगा लेकिन वो हुआ नहीं। समहाउ थोड़ा डिस्काउंटिंग ज़्यादा हो गया। आईटीसी भी ठीक-ठाक चल रहा है। ओवरऑल स्टॉक है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ फ़ायदा एक ही चीज़ का हो सकता है, कभी आईटीसी होटल हॉस्पिटैलिटी अच्छा चल रहा है, तो वहाँ आईटीसी होटल्स को फ़ायदा हो सकता है और यहाँ इन लोगों को अगर आप बात करो तो एफएमसीजी सेक्टर में अलग हो गया है ना, जैसे यहाँ सिगरेट और एफएमसीजी सेक्टर हो गया है, तो वहाँ एक फ़ायदा यहाँ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। आईटीसी होटल का मार्केट 1 मिनट, आईटीसी होटल का मार्केट कैप 1 मिनट कितना है? 1 मिनट मैं ज़रा देख लेता हूँ। आईटीसी होटल का मार्केट कैप है अभी 35,000। सो करेक्ट। सो ये स्टॉक मेरे हिसाब से ना अगर सब ठीक-ठाक चला, ओनली ये है कि देखना पड़ेगा रिज़ल्ट कैसा है और किस तरह से कॉम्पिटिटर्स, लेकिन हाँ, आईटीसी होटल्स थोड़ा और नीचे आते हैं ना तो हॉस्पिटैलिटी इज़ डूइंग वेल, इंडियन होटल हैज़ डन वेरी वेल, तो वहाँ आईटीसी होटल ऐसा होगा। यहाँ सिगरेट और एफएमसीजी का क्या होता है कि सिगरेट हमेशा कितना टैक्स लगाएँगे, नहीं लगाएँगे, उस पे ही वो प्रॉब्लम हो जाती है। और एफएमसीजी सेक्टर होपफुली आईटीसी का अच्छा कर रहा है और आगे जाके करेगा। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक पहले से रखा है तो यू शुड वेट फॉर सम टाइम एंड जस्ट सी कि आईटीसी होटल किस तरह से ग्रो होता है, आईटीसी दोनों का डीमर्ज होने के बाद। अभी तो मैं कहूँगा कि हो तो बने रहो। फ्रेश लेनी है पोज़ीशन, थोड़ा नीचे आता है तो वेट कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट अबाउट आईटीसी। चलिए अभी एक फिफ्थ स्टॉक लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग एमआरएफ। एमआरएफ ऑनेस्टली रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल। ओके एंड बेसिकली अगर देखो ना एमआरएफ में एक ही जो प्रॉब्लम आती है को भाई 1,12,000 कितना है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ, इतने हाई प्राइस में कौन लेगा, लेकिन ठीक है उनको ही रखना है, 1,13,000 के आसपास है। अपने हाई से ये ऑलमोस्ट तो भी 25% डाउन है। अब इतने लेवल पे वही होता है कि एक तो लिक्विडिटी नहीं होती है, बहुत कम लोग लेते हैं और सालों से उनको यही रखना है, बढ़ाना नहीं है।
एंड उनका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया, वीक ग्रॉस मार्जिन ओवरऑल था कंपैरेटिवली। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ना कि एमआरएफ ने बेटर परफॉर्म किया कंपेयर टू अदर टायर कंपनीज, एंड एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है हमेशा इनकी। सो रिसेंट करेक्शन वो नेचर रबर में जो करेक्शन है उसका भी वजह से मार्जिन रिकवरी काफी हुई थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टायर स्टॉक अगर मैं बात करूँ ना, तो इतना रिटर्न दिया नहीं है सालों से। एमआरएफ भी अगर देखो तो 5 साल का रिटर्न 9% है। अपोलो टायल का ठीक है, 5 साल का 21% है। सी8 का अभी म्यूटेड है। इस साल में तो सभी ने नेगेटिव दिया है, सिर्फ सी8 ने पॉजिटिव दिया है। तो टायर इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द रबर प्राइसेस इज नॉट डूइंग वेल। और मेरे हिसाब से अगर अगर आप बात करो एमआरएफ, देन आई एम नॉट टू मच बिग फैन ऑफ एमआरएफ। हाँ, उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ये जो लिक्विडिटी और इतना बड़ा शेयर प्राइस हो गया ना, वो हमेशा अगेंस्ट जाता है आपके लिए। क्योंकि यार देखो, नॉर्मली भी मैंने देखा है कि अगर अपने 4,000 या 5,000 के ऊपर प्राइस जाता है ना, तो नॉर्मली उसको स्प्लिट या उस तरह से कर देते हैं। लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाहते, प्रमोटर ही नहीं चाहते। एमआरएफ का हमेशा सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्राइस रखना चाहते हैं, तो उनका कॉल है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन एमआरएफ। नो, अगेन आपको थोड़ा ये सब एंगल थोड़ा देख के इन्वेस्ट करना है। अगेन ये सब स्टॉक्स मेरे पास नहीं है गाइस, मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, जस्ट अ डिस्क्लेमर। और खुद का रिसर्च करके करना है, क्योंकि भाई सेबी वाले भैया हमें पकड़ लेते हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। एंड गाइस, आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, विल टेक इट फ्रॉम हियर। कोचिंग शिपयार्ड की भी एक बात कर लेते हैं। कोचिंग शिपयार्ड का भी रिजल्ट आया, रिजल्ट ठीक ठाक था। ओवरऑल अगर हम लोग जस्ट मिनट, आई जस्ट ओपन कोचिंग शिपयार्ड। अगर उसकी रिजल्ट की हम लोग बात करें ना, तो रिजल्ट में कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। द ओनली थिंग इज के परफॉर्मेंस उनका शॉप रिपेयर में ज्यादा है, एंड लेकिन शिप बिल्डिंग में थोड़ा कम रहा। लेकिन काफी कहते हैं ना कि पॉजिटिव कमेंट्री रही है गवर्नमेंट की। लेकिन ये स्टॉक का है ना, वही हुआ है कि वैल्यूएशन काफी बढ़ गया, और थोड़े डिफेंस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसकी पाइपलाइन थोड़ी स्लो हो गई है। ओके, और कुछ डिफर हुए हैं, और इसके वजह से जैसे इस बार भी क्या हुआ कि जैसे बजट में बोला गया कि गवर्नमेंट अभी डिफेंस सेक्टर पे और उसमें पीएसयू या रेलवेज में इतना फोकस नहीं कर रही है, करेक्ट। तो उसके वजह से भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया। तो कोचिंग शिपयार्ड अगर बात करें तो आज भी 3% गिरा है, एंड ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 54% गिरा हुआ है पीछे अपने हाई से। ये जो थोड़ी वीकनेस रहेगी, क्योंकि यहाँ यही होता है कि जब आपका इतना हाई प्राइस होता है, जब आप गिरते हो ना, दैट एवरी लेवल देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर। वही कोचिंग शिपयार्ड में आपको दिख रहा है, करेक्ट। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर सीइंग द कोचिंग शिप। मेरे हिसाब से आप वेट कर सकते हो। ये कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं कि भाग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस मुझे ऐसा लग रहा है डिफेंस से हटके काफी अदर सेक्टर। डिफेंस में रहेगा, 2.5 लाख का एलोकेशन ऑलरेडी है, और अच्छा खासा एलोकेशन है। लेकिन वो जो कहते हैं ना प्रीमियम देते थे पब्लिक उसको, या सभी इन्वेस्टर, क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज इन फोकस था। अभी वो फोकस थोड़ा कंजम्पशन साइड फोकस हुआ है, और इसके वजह से वहां आप देख सकते हो कंपेयर टू दिस। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कोचिंग शिप है। चले, तो ये सब स्टॉक्स थे। और अच्छा, ये सब सॉरी मैं नाम देना भूल गया, लेकिन मैं बोल देता हूँ। खुशबू, राजेश्वरी, रामेश्वरम, निजय, राहुल, मोंगित्रा एंड जॉन ने ये सब क्वेश्चंस पूछे थे, अलग अलग क्वेश्चन। सॉरी मैं नाम नहीं दे पाया, मैं भूल गया, लेकिन मैंने लिखे हुए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आपके भी क्वेश्चन प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। चलिए, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी जो कल दिए थे। और आप लोगों को गाइस, जैसे मैंने बोला है, आप लोगों को डेली आउटलुक या वीकली आउटलुक चाहिए, हमने मैसेज में दिया हुआ है लिंक, प्लीज प्लीज टेक इट। हमने ब्लॉग्स भी स्टार्ट किए, तो ब्लॉग से भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो क्लिक इट एंड डू गिव योर ईमेल आईडीज। ओके, चले अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। यस, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जितना गए उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है डेली वीडियोस बनाने का। ओके, तो पहला क्वेश्चन है सर, सर ड्यू टू चाइना प्रॉब्लम व्हाट इज द व्यू ऑन द केमिकल सेक्टर स्पेशली। पंकज बोल रहे हैं, तो शुड आई बाय
फॉर एवरेजिंग। देखो केमिकल सेक्टर थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर आने में, ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा खासा टाइम ले लिया है। मेरा एक्सपेक्टेशन था ये काफ़ी जल्दी ऊपर आने का, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया और देयर आर लॉट मेनी इश्यूज़ in the chemical sector which you have to keep in mind. Of course, dumping and all that is going on from China side क्योंकि उनकी हालत भी खस्ता है। ऊपर से यूएस और यूरोप का जो मार्केट डाउन था अभी धीरे-धीरे अप आ रहा है, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी है। काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन बिटवीन हुए तो उसके वजह से भी काफ़ी डिस्रप्शन हुआ है। ऑयल प्राइसेस थोड़ा हाई था, उसका भी पहले इम्पैक्ट था। लेकिन अभी भी केमिकल में उस तरह की डिमांड नहीं है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको करना भी है तो करिए एवरेज, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ये रिकवरी होने में। ओके, please give your view on the Rajesh, client DLM and should I average it 35% down? Client DLM ओवरऑल ठीक ठाक स्टॉक है, आप थोड़ा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो सिस्टम कंसर्न थी क्लाइंट की, साइन सॉरी साइन 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 DLM, सो साइन की सिस्टर कंसर्न जो बेसिकली अदर बट साइन नो, उन्होंने तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। साइंट ओवरऑल आप रखो, थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, देन यू कैन थिंक अबाउट सेलिंग इफ यू वांट, बट आई थिंक रिकवरी थोड़ी होगी। सो रखे रखो, एवरेज अभी नहीं, थोड़ा देख लो। देन एसजेवीएन पंप एंड डंप स्कीम प्लेइंग आउट इन एसजेवीएन, यस वही हुआ है। एसजेवीएन क्या सभी पब्लिक सेक्टर सब स्टॉक्स में वही हुआ है कि सब लोग है ना, जब रैली चलती है ना तो सब लोग उसमें आ जाते हैं कि चलो बाय करते हो, फिर धम करके ये सब स्टॉक्स को नीचे गिरा देता है। और दैट इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस तरह की सीन हम लोग वापस के वापस देखते जाते हैं। जब मार्केट बुल होता है तब सब ऐसे-वैसे स्टॉक को भी ऊपर हो जाता है, एसजेवीएन इंक्लूडेड जो बहुत ही हाईली वैल्यू स्टॉक है। लेकिन जब गिराते हैं तो सिर पैर नहीं देखते। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। देन पूजा का क्वेश्चन है कि सर मुझे आपके कोर्स को एनरोल करना कैसे करना है? तो आप जी आप क्या कर सकते हो, मैंने वेबसाइट की लिंक दी है, आप प्लीज़ thoughtfulinvestorhub.com वहाँ जाके आप पैकेज देख के आप ले सकते हो। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स विदाउट फेल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।